3 साल के अंदर और उससे कम अरसे में हम ये जहाज़ खड़ा करेंगे। अभी तक प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो पे था। जीरो से मुराद ये कि कुछ भी नहीं था, फाइलें वालों में काम था और फाइलें थी और बातचीत थी, बातचीत पे एग्री नहीं करते थे, बंद कर दी जाती थी, मीटिंग क्लोज हो जाती थी और हम आगे बढ़ नहीं सके थे। यानी तख़य्युलात की दुनिया में एक सुपर 7 का नाम था, कुछ बातचीत भी हो चुकी थी, मगर प्रैक्टिकली जिसको हार्डवेयर की फॉर्म आप कहते हैं उसमें कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वो वक्त था जहाँ से हमने एक, आप यूँ समझ लें कि किक स्टार्ट जिसको आप कहते हैं, वो हमने किया। और मुझे पता था कि हमारी ज़रूरत है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। F-16 का मसला बड़ा टेढ़ा मसला है और अमेरिकन जो है वो आपका साथ नहीं दे रहे। ये जहाज़ बनाना है और मैं एक चैलेंज के तौर पे आया था, जहाँ पे अब जो एयर चीफ मार्शल हैं वो चीफ बन चुके थे अगले 3 साल। मैंने उनको भी जवाब देना था कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने तो पिक किया था और उन्होंने कहा था अब ये तुम करोगे, आप कहते रहे हो, तुमने वादा भी किया था, अब ये करके दिखाओ। ठीक। और मुझे कहते थे कि यू विल सेल और सिंक विद इट, नहीं करोगे तो सिंक करोगे और करोगे तो सेल करोगे। सीधी सी बात थी कि यही है तुम्हारा असल चैलेंज, तुम्हारा यही है। और आई एम श्योर कि तुम इसी चैलेंज के जरिए अब तक एयरफोर्स में यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक। और साथ ही उन्होंने मुझे बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, वो तो खैर वैसे भी मैं बेस कमांड कर चुका था, तो 2 स्टार मेरी प्रमोशन भी हो गई। उन्होंने कहा कि इसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो 2 स्टार ही हुआ करता है। तो जब भी प्रमोशन होती है सबसे पहले तो जो सोर्ड ऑफ ऑनर होता है उसी को पहला रैंक दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस तरफ से भी था, उन्होंने भी मेहरबानी की कि इसको फौरी तौर पे रैंक पहनाया जाए। और जो पहला रैंक है वो मुझे, और भी कोर्स मेट्स थे उनको वक्त के साथ साथ बाद में मिले, काफ़ी वक्त गुजर जाता है कहीं, तो उन्होंने मुझे इज़्ज़त के तौर पे एक तरह से बकअप करने के लिए 2 स्टार भी बना दिया कि यहाँ का चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता ही 2 स्टार है तो इसको 2 स्टार बनाया जाए। तो एक तरह से हौसला अफजाई भी हो गई और यूँ मैं फिर अपनी कुर्सी पे बैठा और ये जो है JF-17 का सुपर 7 का सफ़र इस तरह शुरू हुआ। ठीक। तो ये जो सुपर 7 है ये JF-17 में कन्वर्ट हुआ बहुत बाद में। अभी तक इनिशियली चलते, हाँ, अभी तक हम सुपर 7 ही लेकर चल रहे थे। ठीक। और हमारी सारी खतो किताबत और हमारी बातचीत वो सुपर 7 के नाम से थी। ठीक। अब जो सुपर 7 का सफ़र है उसमें मसला ये पैदा हुआ कि हम अभी तक यही सोच रहे थे कि जो हमारा F-7 है उसकी ये ग्लोरीफाइड फॉर्म है, इसी को हम एडवांस लिहाजा हम अपना रेफरेंस F-7 को रखते हुए बात करते थे। फिर मुझे ये ख्याल आया कि हमारा रेफरेंस F-7 होना चाहिए या हमारा रेफरेंस दुश्मन होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में सर टर्निंग पॉइंट, ये है टर्निंग पॉइंट। इससे खुल के जरा बात कीजिए। ये है टर्निंग पॉइंट। दुश्मन जो है वो मिराज 2000 भी ले चुका, वो मतलब लेटेस्ट जहाज़ थे उस वक्त के और उसने फ्रांस से लिए थे। दुश्मन जो है वो जितने यूरोपियन जहाज़ बन रहे थे उसकी तरफ उनकी नज़रें थीं। अच्छा, फिर दुश्मन जब ये हमारा सुपर 7 का शुरू में सफ़र शुरू हुआ जो कि हमने ख़त्म कर दिया सेबर 2 के नाम से जब था, जिसमें हम F-7 को मॉडिफाई, दुश्मन ने अपना एक जहाज़ LCA के नाम से बनाना भी शुरू कर दिया था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता था कि वो एक नया जहाज़ भी बना रहा है, नया जहाज़ बनाने का मतलब जैसे हम अब नया बनाने जा रहे थे उसमें वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट चीज़ें करेगा, और हम अभी भी F-7 में और सुपर 7 में फंसे हुए हैं। ठीक। और हम जो बातें कर रहे थे उनको अब जब मैं खुल के बात करनी शुरू की, मैंने, अब तो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में था, उनसे मैंने कहा जी कि F-16, मैं अपने F-16 को रेफरेंस रखता था कि F-16 में ये चीज़ें हैं, आप इसमें ये करें। उन्होंने भी महसूस करना शुरू कर दिया कि अब ये रेफरेंस F-7 नहीं बात करता ये चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये तो अपनी F-16 की बैकग्राउंड है और उसके मुताबिक बहुत एडवांस बात करता है, ये तो बड़ी एडवांस बात करता है। ठीक। आहिस्ता आहिस्ता उनके स्टैंडर्ड ऊपर जाने शुरू हो गए। जो मैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करता रहा वो ऊपर जाते रहे। यही मेरी उनसे उम्मीदें थी। और मुझे अब वो ऐसा वक्त आ गया मैं जब PMR प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू चीन करने जाते थे हर 3 महीने बाद कि कितनी तेज़ी से हम आगे जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं जब पिछला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू करके अगले 3 महीने के बाद जाता था तो मुझे वो एक शिकवा करते थे। वो कहते थे कि पिछली मरतबा आप आए थे तो आपका हाथ यहाँ था, इस मरतबा आप आए हैं, अच्छा वो चीज़ हमने फाइनलाइज कर दी थी। एक चीज़ है जिसको कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ द डिज़ाइन। ठीक।
जब आप फ्रीज करेंगे तो फिर ही प्रैक्टिकली वो चीज़ चलेगी ना, इम्प्लीमेंट करने की अगर आप फ्रीज ही नहीं करते, हर मर तो आप आते हैं चीज़ बदल देते हैं। अभी तक जो मैंने काम किया क्या वो ज़ीरो हो गया? ये हम जहाज़ बनाने जा रहे हैं, ये कोई मजाक तो नहीं है। ये बातें उनके इंजीनियर्स और उनके डिज़ाइनर्स ये मुझे समझाते भी थे। लाजमी चीज़ है, मेरा भी पहला तजर्बा था जहाज़ डिज़ाइन करने का। मैं कोई इस नेचर से ना मैंने कभी काम किया, मैं भी सीख रहा था। ऑपरेशन इसको आप OJT कहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक। तो वो इस बारे में शिकायत करते थे कि हमने उसको फ्रीज करके उस पर बहुत सारा काम कर लिया, अब आप आए, वो कहते हैं नहीं इसको छोड़ो, आपका हाथ यहाँ चला गया। वो कहते हैं आपके हाथ ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, हम फ्रीज कहाँ करें? फ्रीजिंग ऑफ द डिज़ाइन मीन्स कि अब आप प्रैक्टिकली काम शुरू करें। आप फ्रीज करते हैं, उसके अगली मरतबा आते हैं एक नई रिक्वायरमेंट, नई बात ले आके आ जाते हैं, फिर अगली मरतबा आते हैं आपकी रिक्वायरमेंट और बदल जाती है, और होती भी एडवांस से एडवांस है, और एडवांस से एडवांस है। क्योंकि मैं दुनिया को देख रहा था कि दुनिया किधर जा रही है, मैं एडवर्सरी को देख रहा था एडवर्सरी कहाँ जा रहा है। मैं उसके जहाज़ के LCA के बारे में इंफॉर्मेशन लेता था कि उसने उसमें क्या कुछ करने की कोशिश की है और कहाँ जा रहा है। तो लाजमी चीज़ है कि मेरे ख्यालात वक्त के साथ साथ बदल रहे थे, मगर वो चूँकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक, वो तो ये देखते थे कि हमारा जो किया है वो क्या वेस्ट होने जा रहा है, लिहाजा वो फिर से मुझे शिकवा करते थे। हमारी इस पर हकीकत यह है कि कई लड़ाइयाँ भी हुई। ठीक, वो कहते थे फिर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। इस हद तक हमने आपस में लड़ाइयाँ की, मगर मुझे ये भी पता था कि मेरा लड़ाई करने का तरीका भी जो है वो ऐसे है कि जैसे भाइयों में हुआ करता है, कि अगर मैंने लड़ाई की तो इसमें तेरा भी फ़ायदा है। ठीक, फिर मैं उनको साथ मनाता था कि इसमें आपका भी फ़ायदा है। ये जहाज़ जब मार्केट में आएगा ना तो हमने उसको LCA को बीट करना है, इस बात को वो समझते थे। तो कोई ऐसा वाकया शेयर करें अगर आप, जब ऐसा हुआ हो कि वो भाग गए हो और नाराज हो गए हो, नाराज हो गए हो? मेरी जो टीम थी ये डर जाती थी। वो टीम ये कहती थी कि सर आप हमें समझाते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट से निकलेंगे नहीं, पर आप उस मकाम तक इनको ले गए कि जहां वो कहने पे मजबूर हो गए कि ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते। तो मैं फिर उनको समझाता था अलग कमरे में बैठ के कि ये मामला आप मेरे ऊपर छोड़ें। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी आपस में मैंने इनके साथ बनाई हुई, इंशाअल्लाह ना मैं इनको भागने दूंगा और ना ये भागेंगे। उसके तरीके थे। वो जो हम फ़ंड रिलीज़ करते थे वो मैं फ़ंड इस तरह रिलीज़ करता था अगले PMR का, अगले 3 महीने 3 महीने 6 महीने का फ़ंड, कि ये काम होगा तो फ़ंड रिलीज़ होगा। और मार्क कर लेते थे, और मैं मार्क करता था। और फिर मैं इस तरह की बात मैंने उस वक्त करनी शुरू की जब उनका भी इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी होगी कि अब वो इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं कर सकते। ये सारी स्ट्रैटेजी है, ये तो साइकी है ना, ये स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत मैं चलता था। तो सारी बात मैं अपने लोगों से शेयर नहीं करता था, पर मैं उन्हें कहता था कि मेरे पास ऐसे गुर हैं जिसके तहत मैं इनको भागने नहीं दूंगा। पर वो जब बातें सुनते थे तो वो डर जाते थे कि सर ये तो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। यानी कि पहले हम भाग रहे थे और अब इस लेवल पे आप उनको लेके गए, वो अब आस्ते आस्ते वो नहीं भाग सकते। वो नहीं भाग सकेंगे। ये 2 वे होना चाहिए ना, कि ना मैं भाग सकूं ना वो भाग सके। मैं तो खुद कहता था कि हमने भागना नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, मैंने नहीं भागना, मगर इस मजबूरी के तहत मैं जो प्रोडक्ट है उसको कमज़ोर तो नहीं कर सकता। ठीक, प्रोडक्ट भी मुझे A1 चाहिए, ना भागना है ना भागने देना है, प्रोडक्ट भी A1 चाहिए। ये आप देखें, चाहिए भी इस टाइम फ्रेम में, ज़रूरी है, और चाहिए भी इस टाइम फ्रेम में। ठीक, ये भी ज़रूरी है। वो इस पे भी रोते थे कि जी टाइम फ्रेम भी इतना कम रखा हुआ है, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बदल दी जाती हैं और ये फ्रीज भी आप नहीं कर रहे, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारे दरमियान एक आपस में मुस्तकिल टेंशन थी, थोड़ी सी मुस्तकिल टेंशन जो थी वो जारी रहती थी। बहरहाल इस तरह के स्टेजेस कई आए। फिर एक वो स्टेज आया जिस पे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बातचीत होनी थी, वो भी बड़ा एडवांस स्टेज था कि आपने ये सारी चीज़ें हमें ट्रांसफ़र भी करनी है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी। आपने उनको कहा कि आप ये जो बनाएंगे आप हमें भी ये टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करेंगे, आप हमने बनाना है खुद साख्तगी, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो खुद कफ़ालत, खुद साख्तगी मेरा अपना प्रोजेक्ट हो। उस वक्त तो हम यही सोचते थे ना, चीन तो बहुत बड़ा दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जो दुनिया के हालात हैं, कल को अगर चीन के ख्यालात बदलने शुरू होते हैं तो फिर से खुद साख्तगी तो मेरे पास नहीं है, मैं फिर कैसे जाऊँगा? हमें तो हर इवेंचुअलिटी को कैटर करना था। तो एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेरा जहन जो है वो तो पता नहीं सैकड़ों चीज़ों पे दिन रात काम करता था। मैंने इनके सारे टारगेट लाइंस बना रखी थी, एक एक टारगेट लाइन को मैं डेली देखता था। इतना कंप्यूटर एडवांस का ज़माना नहीं था, वो चार्ट बनाए हुए थे, उनको ट्रैक करता था कि किस शोबे में कौन सा मेरी टारगेट लाइन कहीं पीछे तो नहीं रह गई। हर टारगेट लाइन ने साथ साथ चलना था, तब इकट्ठी चीज़ बन के इकट्ठी
सामने आनी थी ना, तो वो फिर मैं उनको जवाब उनको करता था कि आप फलाने की टारगेट लाइन के पीछे कैसे रह गई, आपने जो बाकी टारगेट लाइन हैं उनको मैच कैसे नहीं कर रहे, आपको नहीं पता कि आपकी वजह से हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। आप अंदाज़ा करें कि जब हम आखिरी स्टेज की तरफ तकरीबन पहुंच गए या पहुंच रहे थे, तो उस वक्त एक छोटे से जहाज़ के पीसेस जिनको आप ये नट एंड बोल्ट कहते हैं ना, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया हुआ था। वो पता चला कि उसने तैयारी नहीं की, तो जहाज़ असेंबल कैसे होगा। जहाज़ के बड़े पार्ट सारी चीज़ें उसकी तरफ पूरा ज़हन लगा हुआ है, और जिसकी जिम्मेदारी ये नट्स एंड बोल्ट्स छोटी चीज़ों की तरफ लगाई हुई थी वो तैयार ही नहीं था।